हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। आज के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 जून के इस डीएनए में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं, जैसे कि इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप के ऊपर आया है, हीट स्ट्रेस के ऊपर आया है, जो आपका हीट वेव चला था उसके वजह से बिहार और यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी डेथ हुआ है, उसके बारे में है एक एडिटोरियल जो है मणिपुर के इंटरनेट बैन के ऊपर है, और बहुत सारे एडिटोरियल, और एक मेंटल हेल्थ केयर के ऊपर भी एक आर्टिकल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का एडिटोरियल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी मेंस। ये आपको जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 में भी आपकी मदद करेगा, कुछ हद तक पेपर 1 में भी। ठीक है, तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आज का एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ये बताना चाहते हैं कि प्रोफाउंड आईएएस में कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसे आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कि फाउंडेशन कोर्स है हमारा यूपीएससी 2024-25 के लिए, एक्सक्लूसिव यूपीएससी बैच है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के पर्सपेक्टिव से 1 ईयर कंप्लीट कवरेज मिलेगा आपको। प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू के लिए क्वालिटी आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, टेस्ट सीरीज़ है, बहुत कुछ है आपके लिए। इसके अलावा कंप्लीट गाइडेंस फॉर सिविल सर्विसेज है, अश्योर्ड गारंटी है सिलेक्शन का। यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल 2024-25, ठीक है, इसमें आपका बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। ये आपको जीएस पेपर 1, पेपर 2 दोनों के पर्सपेक्टिव से ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सेशंस रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगे आपको, ऑनलाइन और ऑफलाइन आप ये दोनों क्लासेस देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा, फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा टू सिक्योर 300+, ठीक है, रेगुलर टेस्ट वगैरह होते रहेंगे इसमें। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूपीएससी मेंस मिशन 500+, इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटेग्रिटी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, एंड टेस्ट सीरीज़ है। इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ आपको। हम सोशोलॉजी ऑप्शनल 4 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शनल शुरू करने वाले हैं पीएसआईआर के लिए, जो 5 जून से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो काफ़ी कुछ है हमारे प्रोफाउंड आईएएस में। अगर आपको ये सभी कोर्सेज सब्सक्राइब करना है तो आपको प्रोफाउंड आईएएस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इन कोर्सेज के लिंक, एट द सेम टाइम प्रोफाउंड आईएएस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का एडिटोरियल एनालिसिस। ठीक है, देखिए, मोर हिट देन मिस इन इंडिया नेपाल टाइज, इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के लिए बेहतरीन आर्टिकल है। स्पेशली ये जो 2 आपके जो कॉलम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें थोड़ा जो पॉलिटिक्स है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम्स है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, यही है डीएनए की खासियत। हम आपको पूरा नहीं कहेंगे कि ये पढ़िए वो पढ़िए, जो इम्पॉर्टेंट है मैं खुद पढ़ता हूँ, जो इम्पॉर्टेंट लगता है मैं आपको बता देता हूँ। आपका टाइम बचता है, ठीक है, और आपके एग्जाम में आप अदर एस्पेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये आर्टिकल क्या कह रहा है इंडिया नेपाल टाइज के बारे में। इन्होंने पहले तो पॉलिटिक्स की, नेपाल का जो पॉलिटिकल एरिना है वो क्या चल रहा है। देखिए, नेपाल के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल पुष्पा कमल दहल प्रचंड। समझ में आ गया? पहले जो था ये, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2000 बेसिकली जो है, आप ये मान के रखिए कि 2008 से पहले, ठीक है, 2008 से पहले नेपाल में जो था वो बेसिकली मोनार्की चल रही थी, वहाँ राजा, वहाँ पे किंगशिप चल रहा था। 2008 के बाद वहाँ पर जो है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुआ, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा पहली बात। तो 2015 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया, नेपलीज कॉन्स्टिट्यूशन आया, वहाँ पर उन्होंने रिपब्लिकन डेमोक्रेसी की बात करी, जिसको लेकर आपको पता है कि बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, मधेसी वाला जो प्रोटेस्ट, जिसके लेकर ब्लॉकेट वगैरह हुआ। नेपाल ने एक्यूज़ किया इंडिया को कि भाई इंडिया ब्लॉकेट करा रही है, तो वो सारा मुद्दा हुआ। तो 2008 में से पहले वहाँ पर जो थी मोनार्की थी, 2008 के बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुआ, 2015 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, इतनी बात। प्रचंड जो थे वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, इनका 3rd टर्म है। प्रचंड जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑफिशियल विजिट किया इंडिया में अभी। ठीक है, इस विजिट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ बातें उनके पॉलिटिकल स्ट्रगल को लेकर। आपको पता है कि पहले जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो जो वहाँ पर केपी शर्मा ओली जो थे,
उनके लेड यूएमएल पार्टी थी, उससे कोलिजन किया था। बाद में चूंकि दोनों ओली एंड प्रचंड के बीच में जो है बेसिकली डिफरेंसेस आने लगे, तो फिर इन्होंने ये कोलिजन छोड़कर जो नेपलीज कांग्रेस था उसको ज्वाइन करा, और फिर एक कोलिजन गवर्नमेंट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, काफ़ी दिनों से। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। बस ये एडिटोरियल पूरा करना था, इसलिए उस पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। अब मामले को जरा समझने की कोशिश कीजिए। 2014 में जब इंडिया में हमारी जो न्यू गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई बीजेपी की, उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, है ना, उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत नेपाल पे विजिट भी किया, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप ठीक ठाक रहा। अब जो मामला जो समझने वाली बात है वो ये समझने वाली बात है कि जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर नेपाल में विजिट किए तो उन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला जिसे कहते हैं हिट इनिशिएटिव। ध्यान तो सुनिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं हिट इनिशिएटिव। हिट का मतलब होता है हाईवे, इन्फोवे एंड आपको ट्रांसवेज। इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, समझ में आ गया। लेकिन बाद में जाकर रिलेशनशिप इंडिया और नेपाल के बीच में डाउन टर्न में आया। इसके कई कारण थे। 2015 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें मधेसीज कम्युनिटी, जो कि नेपाल, अगर आप देखें थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ तो शायद आप अच्छी तरीके से इस आर्टिकल को समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर नेपाल को आपने देखा होगा तो कुछ ऐसा नेपाल दिखाई देता है, रेक्टेंगुलर टाइप का, ठीक। अब नेपाल का जो नदर्न एरिया है ये, इसमें हिमालयन रीजन है, ठीक है, ये हिमालयन हिमालय का माउंटेन्स है, ठीक ठीक। इसको हम लोग कई बार महाभारत रेंजेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक, ये जान लीजिएगा। अब इसमें जो है हिली पीपल रहते हैं, और जो ये एरिया है, जो सदर्न नेपाल वाला एरिया है, इसमें बेसिकली मधेसीज रहते हैं, जिसे आप प्लेन पीपल कहते हैं। आपने देखा होगा अभी भी मणिपुर में एक इशू चल रहा है, हिली वर्सेस प्लेन पीपल, ये हमेशा रहता है, वहाँ पर भी ये इशू चल रहा था। तो जो यहाँ पर प्लेन पीपल रहते हैं, जिन्हें हम लोग अक्सर मधेसी बोलते हैं, मधेसी, ठीक है, मधेसी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। हिली पीपल ये मानते हैं कि दीज मधेसीज आर बेसिकली इंडियंस, ठीक, और है भी, काफ़ी सारे इंडियन लोग जो है माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं, ठीक। तो नॉर्मली जो डिवीज़न करना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नेपाल में, उसको इनको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए था, इस टाइप से, समझ में आ रहा है, ईस्ट वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने नॉर्थ साउथ डिवीज़न किया। नॉर्थ साउथ डिवीज़न करने की वजह से जो इंटायर मधेसी कम्युनिटी था वो कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड हो गया, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मधेसी माइनॉरिटी हो गई, जिसको लेकर इनको बहुत बवाल हुआ कि भाई हमें आपने इस तरह से क्यों डिवाइड कर रखा है, समझ में आ गया कि नहीं। तो इसी बात को लेकर मधेसीज और नेपाल गवर्नमेंट के साथ जो है क्लैशेस हुए, और 2015 में ब्लॉकेड हुआ, जिसके तहत जो था नेपाल इंडिया बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया गया, जिसके वजह से पेट्रोलियम क्राइसिस और बहुत सारे इश्यूज हुए, समझ में आया। जिसको लेकर नेपाल एक्यूज़ करता है इंडिया को कि भाई इंडिया ने जानबूझकर करवाया था, ठीक है। तो दैट वाज वन ऑफ द इश्यूज़। दो कंट्रीज़ के बीच में जो इरिटेंट है वो 2015 का ब्लॉकेड है। उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में, जो हम लोग आगे थोड़ा बात करेंगे, समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि मुद्दे क्या क्या हैं, इरिटेंट्स क्या क्या हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी जो 2023 में जो प्रचंड साहब आए हैं हमारे यहाँ ऑफिशियल विजिट पे, उनमें आउटकम्स क्या क्या निकला है, समझ में आ रहा है। तो आउटकम के पर्सपेक्टिव से मैं ये मानता हूँ कि ये विजिट काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और प्रचंड साहब जो इंडिया में गए और नेपाल में गए तो उन्होंने इस आउटकम को काफ़ी सराहना भी करी और बोला ये ऑफिशियल विजिट बहुत सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। जैसा कि हर एक डिप्लोमेट या फिर हर एक मिनिस्टर्स जो भी दूसरे कंट्री में विजिट करते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारा सक्सेसफुल रहा है ये, ठीक है, कोई थोड़े ना बोलेगा सक्सेसफुल रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं क्या क्या बात हुई। देखिए, इन्होंने कहा कि नेपाल जो है वो इंडाउड विद इकोनॉमिकली वायबल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो, मतलब नेपाल के पास जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। क्यों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने कहा था उसका नदर्न पार्ट पूरी तरीके से हिमालय है, तो उसके पास बहुत सारे हिमालयन रिवर्स है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है। 50,000 मेगावाट यानी 50 गीगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है।
ये बात आप जान लीजिएगा। लेकिन इतना ज़्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद ये जो थे कुछ साल पहले तक 1200 मेगावाट ही प्रोड्यूस कर पाते थे। इतना ही छोड़िए, नेपाल जो था वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडिया पे डिपेंडेंट था, इंडिया से उसे इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन नहीं है, आज ये कैपेसिटी बढ़ के 2200 हुआ है, समझ में आ गया। और इन्होंने कहा है कि कुछ सीज़न में जब इनके पास ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है उसमें ये इनफैक्ट जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं इंडिया को, लेकिन लीन सीज़न में आज भी इनको इंपोर्ट करना पड़ता है, समझ में आ गया। लीन सीज़न में आज भी इनको जो है इंपोर्ट करना पड़ता है, बट इंपोर्ट डिपेंडेंस ओवर द टाइम घटा है। पहले 20% इंपोर्ट करना पड़ता था, अब केवल 10% है। कहने का मतलब ये हुआ भाई इतने तक बात में कि नेपाल जो है वो एक हिमालयन कंट्री है, क्योंकि वो हिमालयन कंट्री है उसके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 50,000 मेगावाट का है, 50,000 मेगावाट का है। इस 50,000 मेगावाट में बेयरली वो 1200 मेगावाट कुछ साल पहले तक प्रोड्यूस करता था। इतना ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने के बावजूद वो इंडिया पे से इंपोर्ट करता था इलेक्ट्रिसिटी, समझ में। हालांकि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अब जाकर इंडिया को वो एक्सपोर्ट करने लगा है कुछ सीज़न में, लेकिन लीन सीज़न में आज भी उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। हालांकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हुई है, ठीक है। इतनी तक में तो इन्होंने ये कहा। फिर इन्होंने कहा कि इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय कि दोनों साइड ने इस विजिट में, जो प्रचंड साहब जब इंडिया में आए थे तो 10 साल के टाइम फ्रेम में 10,000 मेगावाट का एक ज्वाइंट पावर ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया। पावर ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन किया गया। दैट इज़ क्वाइट अ कमेंडेबल वर्क, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि इन 10,000 मेगावाट में पहले भी काफ़ी सारे 10,000 जो मेगावाट का इनका पावर ट्रेड एग्रीमेंट है उससे पहले भी कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम किया गया था। जैसे उन्होंने बोला कि 900 मेगावाट का अरुण 3 प्रोजेक्ट जो है 2018 में चालू किया गया बाय दी सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने बोला कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसने साइन किया 2 प्रोजेक्ट और 1200 मेगावाट का, ठीक है। तो ऐसे करके पहले से भी इनिशिएटिव थे। इसके अलावा इंडिया और नेपाल के बीच में हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन पहले भी 400 किलोवाट का था, अब जाकर जो है एक और पावर ट्रांसमिशन लाइन साइन करने की बात हुई है। एक और बहुत बड़ी बात की गई है कि नेपालीज, चूँकि नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो वो बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें इंडिया के थ्रू नेपाल चाहे तो वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर सकता है, और इस तरीके से सब रीजनल कोऑपरेशन भी बढ़ रहा है। ये बात यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने जो करी है वो करी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि नहीं, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हिट प्रोजेक्ट है, हाईवे ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात की जा रही है, उसको प्रमोशन की बात की जाती है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ध्यान देते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि मूवमेंट ऑफ गुड के लिए आपको रुपड़िया और नेपालगंज के बीच में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने की बात की गई, इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होता है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वैसी जगह होता है जहाँ पर आप एक कंट्री दूसरे कंट्री में आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। उस पर जो उस चेक पोस्ट पर जो है सारे मैकेनाइज मशीन्स वगैरह लगे रहेंगे ताकि वो ईजिली आप जो है मूवमेंट, गुड्स का मूवमेंट जो है ठीक से हो सके। तो एक रुपड़िया नेपालगंज जो है वो बेसिकली आपका पड़ता है ये नेपाल में, और जो आपका रुपड़िया है वो बिहार में पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में इनॉग्रेट किया गया आईसीपी। हालांकि एक आईसीपी वहाँ पे ऑलरेडी था रक्सौल के पास, ठीक है, लेकिन एक और इनॉग्रेट किया गया है, ठीक। इसके अलावा सुनौली भैरावा करके इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट था जिसको साइन किया गया है कि भाई इसको भी हमें जो है इनॉग्रेट करना है। इसके अलावा जो है दोधरा चंदोनी वो भी साइन किया गया कि यहाँ पर भी जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगा, यानी कि गुड्स के मूवमेंट के लिए 2-3 चेक पोस्ट जो है यहाँ पे और एक्स्ट्रा बनाया गया है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि एक रेलवे लाइन है जयनगर कुर्था का एक रेलवे लाइन है, उसको कहा गया कि उसे एक्सटेंड कर दिया जाए चंदोनी तक, समझ में आ रहा है। इन्होंने कहा है कि इसको एक्सटेंड कर देंगे, और जो कि लास्ट ईयर ही इसको मतलब जयनगर इज़ इन बिहार और कुर्था जो है नेपाल में है। तो दोनों के बीच में मतलब आप मान के इंटर कंट्री रेलवे लाइन इस्टेब्लिश करने की बात हुई थी लास्ट ईयर, जो कि बना भी दिया गया। अब उसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, 2 कंट्री के बीच में एक पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन भी बनाया जा रहा था अमलेखगंज एंड मोतिहारी के बीच में। मोतिहारी इज़ इन बिहार, अमलेखगंज इज़ इन नेपाल, राइट। तो दोनों के बीच में
गैस पाइपलाइन था जिससे एक्सटेंड करने की बात करी जा रही है, कहाँ तक, चितवन तक। समझ में आ गया आपको कि नहीं? और झापा और सिलीगुड़ी के बीच में भी एक गैस पाइपलाइन स्टैब्लिश करने की बात हो रही है। यानी कि एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप बढ़ रहा है, दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं, तीसरा दो कंट्री के बीच में पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन चला गया। तो भैया इतना कुछ हो रहा है तो इसका मतलब दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप डीप हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको भूलना नहीं होगा कि कुछ इरिटेंट्स भी हैं जिन्हें हमें हर हाल में अवॉइड करना होगा। जैसे कि 3 इरिटेंट तो साफ साफ दिखाई देते हैं। पहला इरिटेंट है आपका अग्निपथ प्रोग्राम। देखिए पहले क्या था, ध्यान सुनिएगा। हमारे आर्मी में एक गोरखा रेजिमेंट है, ठीक है। तो गोरखा रेजिमेंट आज से नहीं रहा, ब्रिटिश के ज़माने से वो रेजिमेंट रहा और 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने उसे कंटिन्यू रखा। अब जब ये अग्निपथ स्कीम आ गया है तो अब उनके अपॉइंटमेंट कैसे होगा भी कि नहीं होगा, ये एक क्वेश्चन आ गया है। तो दो कंट्रीज़ के बीच में ये एक तरह का इरिटेंट है। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, वो है आपके जो इन्होंने बोला है, वो इन्होंने जो कहा है वो ये है कि जब ओली प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में काला पानी को लेकर एक इशू क्रिएट हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में। काला पानी जो है उत्तराखंड का एक रीजन है, समझ में आ रहा है। तो उसमें ये हुआ था कि उस काला पानी को नेपाल कह रहा है हमारा है और इंडिया मानती है कि वो हमारा है, ठीक है। तो उसको लेकर एक इशू हुआ था। तो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है दो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, जिसको नेपाल ने यूनिलैटरली अमेंडमेंट के थ्रू दिखा दिया था। तो वो एक इशू था। तीसरा जो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है दो कंट्री के बीच में वो है 1947 की ट्रीटी, जो इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी है। नेपाल मानता है कि ये ट्रीटी हम पे थोपा गया है, ठीक है, लेकिन नेपाल ये समझ नहीं रहा कि उससे कितना बेनिफिट है इस ट्रीटी से। वहाँ के लोग का नेशनल ट्रीटमेंट इंडिया में मिलता है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। इनफैक्ट आप IAS IPS और इंडियन फॉरेन सर्विसेज को छोड़कर बाकी UPSC में कोई भी सर्विस ले सकते हैं, समझ में आ रहा है। दैट इज़ द बेनिफिट गिवन, नेशनल ट्रीटमेंट मिलता है नेपाली सिटीजन को, समझ में आ रहा है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं दो कंट्री, मतलब ये सारे बेनिफिट्स जो हैं इंडिया नेपाल ट्रीटी के तहत ही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चेंजेस लाना चाहिए, थोड़ा सा नेपाल को सोचना चाहिए कि ये जो चीज़ कर रहे हैं ना हम, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। मतलब ये हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ कि इम्पोज किया गया, ऐसा नहीं है। ये दो कंट्रीज़ के बीच में जो कोऑपरेशन को वो और डीप करता है, ठीक है। हालांकि इन इरिटेंट को हमें दबाना चाहिए, इन कोऑपरेशन में आना चाहिए ताकि इंडिया नेपाल के बीच में रिलेशनशिप ठीक रहे, ठीक है। यही इस पूरे आर्टिकल में कहने की इन्होंने कहा है, ठीक। तो मैं आपको ना पूरा शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या ये आर्टिकल कह रहा है। देखो इस आर्टिकल ने कहा कि अभी अभी जो पॉइंट टू बी नोटेड में देखो, ये आर्टिकल जो है वो इंडिया नेपाल टाइज के ऊपर है। अभी अभी जो विजिट हुआ है नेपालीज प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, उससे 3 मेजर आउटकम हुए हैं। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में उसमें अरुण प्रोजेक्ट है, ठीक, और सेवरल अदर प्रोजेक्ट्स हैं। दूसरा कई जगह पर जो है आपका इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया है, जैसे कि रुपड़िया नेपालगंज वाला है, ताकि गुड्स का मूवमेंट इजी से हो सके, गुड्स मूवमेंट ठीक से हो सके। समझ में आ गया आपको कि नहीं? इसके अलावा जो तीसरी चीज़ की गई है, गैस पाइपलाइन कई सारे आए हैं, जैसे कि आपका मोतिहारी, अमलेखगंज, समझ रहे हो बात हो कि नहीं, और उसका एक्सटेंशन हो रहा है चितवन तक। एक सिलीगुड़ी वाला भी गैस पाइपलाइन है। चौथा रेलवे प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपका जो है जयनगर पुरथा वाला, उसके एक्सटेंशन की बात की जा रही है, ठीक है। इतनी सारी बातें हैं सर आपके साथ, ठीक।
हालांकि कुछ इरिटेंट्स भी हैं। इरिटेंट में जो सब इरिटेंट में दो कंट्रीज़ के बीच में क्या क्या है, सबसे पहला तो वो अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम, और दूसरा अग्निपथ स्कीम और गोरखा रेजिमेंट वाला इशू। दूसरा जो प्रॉब्लम है दो कंट्रीज़ के बीच में वो है कि 1950 का जो वो उनका फ्रेंडशिप ट्रीटी है, वो नेपाल फील करती है कि वो इम्पोज्ड है ना, दो चीज़ें। और तीसरा जो दो कंट्री के बीच में क्राइसिस क्या चल रहा है, तीसरा इशू बताइए कमेंट सेक्शन में फटक से है। तीसरा जो दो कंट्री के बीच में इशू है वो क्या है, बेसिकली अग्निपथ था, रिजोल्यूशन ऑफ पॉसिबल टू कंट्री बाउंड्री, काला पानी इशू, बाउंड्री डिस्प्यूट। तीसरा है बाउंड्री डिस्प्यूट, काला पानी इशू। इनको हमें अवॉइड करना होगा, दो कंट्री के बीच में डीप टाइज करने होंगे। तो आपको क्या लिख, देखिए सर ये लिख लीजिए सर, ये सारी बातें समझ लो बातों की नहीं, एक कॉपी बना लीजिए डीएनए का, उस पर आपका जब इंडिया नेपाल आया तो उसमें सब पॉइंट लिखते रहने का, पूरा आपका तैयार हो जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि डिस्कस दी डीप रूटेड टाइज, डीप ठीक है, डीप रूटेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है, एंड ऑल्सो द इरिटेंट्स, सजेस्ट मेजर्स। दो 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, है ना। चलिए, स्पेयर अ थॉट फॉर साइकेट्रिक केयर गिवर्स टू। अब देखिए ये आर्टिकल जो है ना, देखिए नॉर्मली जब हम लोग आर्टिकल किसी हेल्थ केयर में लिखते हैं तो वो पेशेंट पर्सपेक्टिव से लिखते हैं। मैंने ये पहला ऐसा एडिटोरियल देखा है जिसमें इन्होंने पेशेंट्स के पर्सपेक्टिव से ना लिखकर जो पेशेंट्स को मतलब जो केयर गिविंग कर रहे हैं, जो केयर गिवर हैं, उनके पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ भारत में मेंटल हेल्थ पॉलिसी है, नेशनल हेल्थ मिशन आ गया, इसमें बोला गया कि 6 to 7 पर, समझ में आ रहा है, उसमें मेंटल हेल्थ पॉलिसी भी है हमारे यहाँ। और तो इन्होंने क्या लिखा कि जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट होते हैं उनके, वो केवल अपनी फैमिली पर केवल एक पेशेंट नहीं है, उनकी फैमिली के जो लोग हैं, जो इनको केयर गिविंग कर रहे हैं, जो केयर गिवर हैं, उन पर बहुत स्ट्रेस रहता है, ठीक है। और कई बार वो लोग भी जो हैं मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं इस चक्कर में, समझ में आ गया। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहला कि नेशनल हेल्थ मिशन के एस्टिमेट के हिसाब से भारत में 6 to 7% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। बोला कि भाई हर 5 घर में एक घर में कोई एक आदमी जो है वो मेंटली अनस्टेबल है। इन्होंने ये बोला, मतलब पागल लोग हैं हमारे यहाँ काफ़ी। अब हम हर मेंटल स्टेबल को पागल नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत में हर 5 में से एक आदमी जो है आपको मेंटली अनस्टेबल है, इन्होंने बोला है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो सिचुएशन जो है और भी वर्सन कोविड-19 की वजह से हो गया, ठीक है। इन्होंने बोला कि कोविड-19 पेंडेमिक्स में लंबे समय तक आइसोलेशन हुआ, लोगों ने सोसाइटी से अपने आप को अलग कर लिया, कट ऑफ कर लिया। आइसोलेशन में क्या होता है ना, कई बार ना आप किसी से बात नहीं करते हो तो मेंटली अनस्टेबल हो जाते हो। आपने देखा हो कई सेलिब्रिटी ने सुसाइड भी कर लिया इस चीज़ को देखते हुए। फिर उसके बाद एक तरह का फियर था लोगों के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे करीबी के लोग मर जाएं, है ना। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी अलग आई, भाई जॉब कम हो गया, सैलरीज कट हो गई, ठीक है, कई लोगों के जॉब छूट गया। अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, लोग पता ही नहीं लग रहा, भाई पता नहीं कभी कोविड-19 ख़त्म भी होगा कि नहीं, समझ रहे हो बातों की नहीं। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं अक्रॉस द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी आया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको ये प्रॉब्लम झेलना पड़ा, समझ में आ रहा है।
अच्छा, इनके पास कोई विजिबल प्रूफ ऑफ इलनेस भी नहीं था, कुछ को पता है कोविड है, कुछ को मालूम है कोविड है ही नहीं, ठीक है। तो उनके जो एटीट्यूड थे उनमें काफ़ी चेंजेस आए, समझ में आ गया। उनके बिहेवियर में काफ़ी सारे चेंजेस आए, मैरिटल ट्रबल्स आया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए, जॉब स्ट्रेस हुआ। अब इन सब के वजह से और भी प्रॉब्लम बढ़ने लगी, और भी कई लोग मेंटल हेल्थ के पेशेंट हो गए। सर जी उस समय तो मेंटल हेल्थ बहुत एक तरह का समझ लो बजवर्ड हो गया था, समझ में आ गया। लव अफेयर्स, एग्जामिनेशन स्ट्रेस, काफ़ी सारी वजह से टीनेज बिहेवियरल इश्यूज होने लगे, बच्चे इरिटेट होने लगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे से ये मालूम चला कि भैया आज के स्ट्रेसफुल टाइम में और कोविड-19 ने उस स्ट्रेस को और बढ़ा दिया, समझ में आ गया, जिसके वजह से मेंटल पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, नंबर ऑफ मेंटल पेशेंट बढ़ गए। इन्होंने बोला कि ओवर 90% ऑफ द साइकेट्रिक पेशेंट इन इंडिया जो है वो फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। देखिए हमारे यहाँ साइकेट्रिक केयर बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। एक तो जरा सा भी कोई मेंटली कुछ भी है तो उसे लोग पागल ही समझ लेते हैं। और भारत में जो 90% जो केयर दिया जाता है वो ज़्यादातर जो है वो बेसिकली आपका जो है वो फैमिलीज़ में ही साइकेट्रिक केयर दिया जाता है। अब इन्होंने क्या बोला कि इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि फैमिलीज़ में 90% ऑफ दी हेल्थ मेंटल हेल्थ के बीमार लोग जो होते हैं वो फैमिलीज़ में ही रहते हैं, उस केस में जो केयर गिवर जो होते हैं ना वो भी कंसिडरेबल स्ट्रेस में आ जाते हैं, समझ में आ रहा है। उनको फिजिकल इमोशनल केयर गिविंग करना होता है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है। सर एक तो पहले पैसे नहीं है, ऊपर से कोई मेंटल हेल्थ का पेशेंट है तो उसको आप पैसे लगाओ, क्योंकि वो तो फिर उसके जो इलाज होगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। ऊपर से जो मेंटली इल जो लोग होते हैं उनमें उनके बिहेवियर ऐसे होते हैं कि उन्हें झेलो, कई बार एम्बैरेसमेंट हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं। फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है और ट्रबलसम बिहेवियर भी होता है उनका, ठीक है। उसके बाद अब जैसे आप नॉर्मल पेशेंट होता है उसे कह दो दवाई खा लो, खा लेगा, लेकिन जो मेंटली इल होते हैं ना उनको दवाई खा लो खाएगा ही नहीं, फेंक देगा वो। तो वो एक प्रॉब्लम होता है कि भाई वो नॉन एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट रहता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है केयर गिवर, और बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा ना कि ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। इन्होंने कहा कि आज जैसे पहले के टाइम में होता था कि मान लो कोई मेंटली इल है तो फैमिली में बहुत सारे लोग होते थे तो लोग देख लेते थे, जॉइंट फैमिली कल्चर था पहले। तो चलो भाई इसने नहीं देखा तो उसने देख लिया, उसने नहीं देखा तो किसी और ने देख लिया। अब नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिलीज, तो उसमें सर जी और प्रॉब्लम है। न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या है कि अब सारी जिम्मेदारी जो होती है स्पाउस पे आ जाती है कि भैया तुम ही उसको नहलाना है, तुम्हें दवाई खिलाना है, खाना खिलाना है, ठीक है। और उस पर में भी न्यूक्लियर फैमिली अगर बाई करियर फैमिलीज है, वाइफ हस्बैंड दोनों जॉब कर रहे हैं, तब तो भैया और भी बड़ी प्रॉब्लम, समझ में आ गया। अल्टीमेटली इन सब में ना विमेन पिस जाती हैं, वो समझ में आ रहा है। विमेन के पास जो है वो घर के सभी मेंबर को केयर करना है, बच्चे को पालना है, जो मेंटली इल है उसको भी संभालना है, तो वो अल्टीमेटली सफ़र करती है विमेन, समझ में आ रहा है। तो विमेन केयर गिवर की जो प्रॉब्लम है वो मैन केयर गिवर से और भी ज़्यादा है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा काफ़ी लंबे समय तक अगर आपने किसी मेंटली इल पेशेंट को मतलब अगर केयर गिविंग कर दिया तो आपके साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है ना उसमें भी बहुत चेंज आता है, समझ में आ गया। तो इन्होंने बोला है कि वो साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ द केयर गिवर वो भी बदल जाता है, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप केवल पेशेंट की पर्सपेक्टिव से नहीं, आपको अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं मेंटल हेल्थ केयर के लिए तो आपको थोड़ा केयर गिवर के पर्सपेक्टिव से भी बताना पड़ेगा। इन्होंने बोला है ना कि स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। अक्सर जो कोई पॉलिसी बनाई जाती है, चाहे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हो, चाहे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हो, कोई भी हो, वो लार्जली फोकस्ड है पेशेंट के ऊपर, लेकिन वो कभी भी केयर गिवर को कभी वो ड्यू अटेंशन देते ही नहीं है कि भाई थोड़ा समझो, केयर गिवर जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बेहतरीन आर्टिकल मेरे को लग रहा है ये कि पेशेंट ही नहीं भाई साहब, जो पेशेंट को संभाल रहा है उसके चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। अक्सर ना मेंटली इल पेशेंट के साथ जो केयर गिवर होते हैं ना पता ही नहीं होता क्या करें इनके साथ, तो भाई आपको इनको ट्रेन करना पड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं, एजुकेट करना पड़ेगा केयर गिवर्स को, उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या उनके रोल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, बेटर सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ, कैसे वो अपने लाइफ को और जो मेंटली इल पेशेंट को दोनों को साथ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। सक्सेसफुल इंटरवेंशन से ही हम जो है फैमिली थेरेपी को बढ़ा सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को इम्प्रूव कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। इन्होंने बोला है, तो इन्होंने बोला है कि
केयर गिवर शुड रिसीव बिहेवियरल इंटरवेंशंस, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए, तब जाकर कोई चीज़ आपके सामने नज़र आएगा। लेकिन इनसफिशिएंट बजट एलोकेशन रहता है मेंटल हेल्थ पेशेंट को, जो कि ऑलरेडी एक कंसर्न है, उस पर आप केयर गिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और डाल देंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इन्होंने कहा ये एक बड़ी दिक्कत है, समझ में। उसके बाद इन्होंने कहा कि इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ज़्यादातर जगह में इंश्योरेंस के अंदर जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होता है उसमें मेंटल इलनेस को रखा ही नहीं गया है, लेकिन आयुष्मान भारत में इस चीज़ को कवर किया गया है। तो इंश्योरेंस सेक्टर को भी चाहिए कि वो मेंटल हेल्थ को इंक्लूड करे, और उसके लिए गवर्नमेंट एक सुटेबल स्टेप उठा सकती है। बहुत बेहतरीन आर्टिकल है फ्रॉम द केयर गिवर पर्सपेक्टिव से। समझ में आ गया कि नहीं? तो इन्होंने यही चीज़ को बताने की कोशिश किया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके ऊपर आप जो है ना एक मतलब कि मेंटल हेल्थ केयर पर ये पर्सपेक्टिव आप अपने मेंस में ज़रूर लिखें, केयर गिवर का पर्सपेक्टिव। हालांकि मैं मतलब कि इसमें थोड़ा बहुत अगर पॉइंट टू बी नोटेड की अगर बात करी जाए तो हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट टू बी नोटेड की? पॉइंट टू बी नोटेड, देखिए पहला चीज़ तो आप ये लिखिए कि जो हमारी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, उसमें वो लार्जली पेशेंट ओरिएंटेड है, उसमें केयर गिवर को भी जो है ड्यू इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि केयर गिवर बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझता है, जैसे उसको बहुत प्रॉब्लम है, जैसे फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल क्रम्बल। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके अलावा न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं, तो विमेल फैमिली हो रही है, तो उससे विमेन पे स्ट्रेस पड़ रहा है, ज़्यादा विमेन पे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ें एक दिक्कत है। इसके अलावा कई बार लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, लॉन्ग टर्म में केयर गिवर के बिहेवियरल इश्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि भाई साहब इसके अलावा बजट इश्यूज हैं, जो फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तो इन्होंने बोला है भाई साहब कि इंश्योरेंस वगैरह में इसको कवरेज देना चाहिए और सूटेबल पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि जो है ताकि केयर गिवर को भी एक ड्यू चांस मिल सके। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगले आर्टिकल पे जाते हैं। ओवरकिल, द मणिपुर गवर्नमेंट डिसीजन टू एक्सटेंड द शटडाउन लैक्स मेरिट। अब देखो क्या बात है, आपको पता है कि मणिपुर में एक इशू चल रहा है। क्या चल रहा है? कुकी और कुकी नागा जो हैं और मैतीज़ में डिस्प्यूट चल रहा है। मामला क्या है? कुकी नागा हिली पीपल हैं, मैतीज़ वैली पीपल हैं। मैतीज़ को चाहिए कि उनको एसटी का स्टेटस मिले और उनको हिली एरिया में भी कुछ एरिया जो है उनके लिए रखा जाए, ताकि वो 10% ऑफ द टोटल एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब मणिपुर में मैतीज़ 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है, पर उनको जो एरिया मिला वो 10% ही है। तो उनको अपने हैबिटेबल लैंड भी चाहिए, उनको एसटी का स्टेटस चाहिए, जो कि कुकी और नागा मना कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर इशू है, बहुत ज़बरदस्त वायलेंस हुआ। इसके वजह से इंटरनेट कट कर दिया गया, ताकि वेबसाइट वगैरह पर जो है वो पिक्चर्स वगैरह और जाकर वो इन्फ्लेमेटरी पिक्चर जाकर और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। तो अब ये आर्टिकल यही है कि भाई साहब इसके वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। इंटरनेट शटडाउन की वजह से होता क्या है कि इकोनॉमिक नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, ई-कॉमर्स वगैरह में नुकसान हो जाता है, लोगों का पढ़ाई लिखाई सब ठप पड़ जाता है। तो वही बता रहे हैं कि अभी हाईकोर्ट ने, मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि कुछ लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस मिलेगा कुछ जगहों पर, जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट माना जा रहा है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसा ना हो कि पिक्चर खींचकर और दंगा भड़का दें। समझ में आ रहा है कि इसके लिए किया जा रहा है। लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, वो नाम है अनुराधा, ठीक है, वसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2020 में जजमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट जो है वो एक तरह का फंडामेंटल राइट है, और आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए इंटरनेट बंद करके लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कम से कम आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इनडेफिनेट पीरियड के लिए अगर नेट बंद करते हैं, इंटरनेट बंद करते हैं, मणिपुर में मई से अभी तक इंटरनेट बंद है और अभी 25 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है,
तो अगर इतने पीरियड तक के लिए बंद करते हो तो आप कहीं ना कहीं सिटीजन का फंडामेंटल राइट जो है वो ले रहे हैं। इन्होंने बोला है कि ऐसे शटडाउन करने से ना गवर्नमेंट जो है ना एक इजी मतलब कि एक इजी रास्ता ढूंढ रही है, जबकि ये सही रास्ता भी नहीं है। इन्होंने कहा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ढूंढे। पहले तो जितने भी स्टेक होल्डर है उसके प्रॉब्लम्स को सुने, उसको रिजॉल्व करे, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को साइड मतलब निकालें, एक्सक्लूड करें, ठीक है, और फिर जो है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करे। समझ में आ गया। चीफ मिनिस्टर जो कि मतलब उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माने जा रहे हैं इस इशू को, वो भी एथनिक प्रेशर्स के अंदर जो हैं वो बह गए हैं। समझ में आ रहा है। तो चीफ मिनिस्टर को भी चाहिए कि स्टर्न स्टैंड ले, वो सोल्यूशन है, रादर दैन कि इंटरनेट बंद कर दिया, सब शांति से चुपचाप बैठ गए। वो तो बिल्कुल टेम्पररी सोल्यूशन हुआ। सोल्यूशन क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, ये सोल्यूशन होना चाहिए कि जो जिन जिन स्टेक होल्डर को इश्यूज़ हैं आप उसको रिजॉल्व करिए पहले। समझ रहे हो बातों की नहीं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। और जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उसको साइड करिए, उसके लिए आप स्टर्न एक्शन लीजिए, अपने जो मिलिट्री फोर्सेस उसका इस्तेमाल करिए। समझ रहे हो बात को। अच्छा, हीट एंड स्टॉक स्टेट, इसका मतलब क्या है समझिए। आपको पता है कि इस बीच में अब जो मई जून का महीना रहा है काफ़ी गर्म रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। यहाँ पर बलिया है जो कि यूपी बिहार बॉर्डर पे है, वहाँ पे मतलब हाईएस्ट डेथ पाया गया है हीट स्ट्रोक के वजह से। अब सर एक बात को आपको समझना पड़ेगा, अब वो हीट स्ट्रोक के वजह से डेथ है वो भी हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन इस आर्टिकल में बहुत अच्छी बात इन्होंने क्या कहा कि हीट डेडलीनेस जो होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, कि इंडिविजुअल जनरल वेलबीइंग क्या है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए इसको पढ़िए। इन्होंने कहा है कि हीट से जो लोग मरते हैं वो कई फैक्टर्स की वजह से होता है, हर आदमी हीट से थोड़ी ना मरता है। उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल वेलबीइंग क्या है। सबसे पहली बात वो बोलते हैं कि जो डेडलीनेस ऑफ द हीट इस पर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल जनरल वेलबीइंग क्या है। इंडिविजुअल जो है वो कितनी जल्दी एक्लिमेटाइज करता है, ठंडी विंटर सीजन से समर सीजन में हम आए तो कितनी जल्दी एक्लिमेटाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्सर्शन कितना ज़्यादा है। अब आप मान लीजिए लेबर क्लास है, आप लेबर करते हैं, मनरेगा में लेबर कर रहे हैं या बाहर लेबर कर रहे हैं और गर्मी में कर रहे हैं, तो अब वो आपको आपके अंदर हीट स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट करेगा। इसके बाद बोला है कि कोमॉर्बिडिटी क्या है, आपको अन्य बीमारियां तो नहीं है कोई। इसके अलावा लोकेशन क्या है आपका, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एक्सटेंट ऑफ हीट एक्सपोजर क्या है। समझ में आ रहा है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है और सबसे ज़्यादा डिपेंड इस बात पे करता है कि आपने ऐसे कौन से प्रोविज़न किए कि आपके शरीर से वो हीट निकल पाए। क्या आपके अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर है, समझ में आया, क्या आपके जो फूड हैबिट्स हैं वो आपके अंदर की बॉडी हीट को कम करता है, ये सारे अरेंजमेंट्स क्या है, फ़ैन है कि नहीं, वाटर अरेंजमेंट है कि नहीं, हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वेंटिलेशंस है कि नहीं, ये सब जो प्रोविज़न है ना, ड्रिंकिंग वाटर, वेंटिलेशन, हीट केयर, रेगुलर वर्क ब्रेक्स, ये सब बोला गया है कि ये सब से आप जो हैं हीट के कारण जो है जो हीट वेव के कारण जो डेथ है उसको कम कर सकते हैं। आपका घर अगर वेंटिलेटेड है, आपका जो है प्रॉपर वाटर अवेलेबिलिटी है, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके अलावा मतलब हॉस्पिटल्स आपके ठीक ठाक हैं, हेल्थ केयर ठीक है, रेगुलर वर्क में ब्रेक मिलता है आपको, तो फिर ये हीट स्ट्रोक से आपकी डेथ नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं। हीट स्ट्रोक से तभी डेथ होता है जब इस टाइप के इश्यूज़ नहीं पाए जाए, इस टाइप के फैसिलिटीज़ आपको नहीं दिए जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और बात कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा जो भी डेथ हुआ है क्या उस पर कोई मतलब एनालिसिस किया गया। जो भी डेथ हुआ क्या वहाँ के सीएमओ ने उसका रीज़न ऑफ डेथ लिखा। अगर आप रीज़न ऑफ डेथ लिखें और एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी लिखें तो आप एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं और वो फर्दर हमारी रिसर्च में हमारी मदद कर सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें आप करते ही नहीं हो। इन्होंने कहा कि एमसीसीडी का जो डेटा वगैरह होता है वो कभी वो अपडेट किया ही नहीं जाता है। 2021-22 में अपडेट नहीं किया गया, 2020 में लास्ट रिपोर्ट आया हुआ था। तो वही इन्होंने बोला है कि अगर इस टाइप के डेटा आपके नहीं है तो स्टेट भी इक्वली जिम्मेदार है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इन्होंने ये बात आपको कही। फिलहाल मुझे इस मतलब एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगे। एक तो मतलब हीट वेव का क्या इशू है ना, हीट वेव में क्या प्रॉब्लम, जैसे ये वाला मुद्दा कि हीट वेव क्या क्या होता है, हीट वेव में जो डेथ है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है, और आप इसे कैसे दूर कर सकते हो। तो ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है।
ताकि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 में है उसमें हीट वेव के कारण जो मेजर्स ले सकते हैं उनमें आप इन पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 21 जून को योगा डे मनाया गया। नेवी पर्सनल ने योगा में पार्ट लिया, आर्मी हो, एयरफोर्स, सभी ने योगा में पार्ट लिया। उसी चीज़ का ये तस्वीर दिखाया गया। INS विक्रांत में भी योगा किया गया। एज इंडिया सीक्स न्यू LNG सप्लाईज, स्पेकुलेशन ओवर पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइविंग ट्रम्प एरा डील। देखिए, अभी यूक्रेन में और रशिया में क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, वॉर चल रहा है, तो हमें ना LNG चाहिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो US गए हुए हैं, वहाँ पे हम हो सकता है ट्रम्प एरा में जो ये LNG डील चल रहा था हो सकता है उसे रिवाइव कर दें, तो हमारे पास एक और कंट्री मिल जाएगा। देखिए, एक बात जान लीजिए, जो हम लोग के पास जो है इतना सारा फॉसिल फ्यूल नहीं है, समझ में आ रहा है। हम भले रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाएं, लेकिन फॉसिल फ्यूल पर आप ऑल टुगेदर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, हमारी डिपेंडेंसी बनी रहेगी, समझ में आ गया। तो हमें चाहिए कि हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस करें, हम डिफरेंट कंट्री से एनर्जी सोर्सेस का डील करें ताकि हम निगोशिएट कर पाएँ और हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़े, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उस पर्सपेक्टिव से ये LNG सप्लाईज डील जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनेट कॉकस टू पुश फॉर NATO+5 स्टेटस फॉर इंडिया। हालांकि अब US ने और US के सीनेट ने और US के कई सारे लेजिस्लेचर ने कहा है कि इंडिया को NATO+5 मेंबर बनना चाहिए। अब NATO+5 का मतलब है, NATO तो आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, 31 मेंबर बॉडी है। +5 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान एंड इजराइल, ये 5 कंट्री आते हैं। हालांकि इन 5 कंट्री पर वो NATO वाले ऑब्लिगेशन नहीं है, समझ में आ रहा है कि आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन NATO का एक्सटेंशन जरूर माना जा रहा है। अब इंडिया को भी कहा जा रहा है कि इसमें आ जाए। हालांकि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, उन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है कि हमारा अभी कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि हम इस टाइप के अग्रीमेंट में आए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंडिया क्लाइम्स 8 प्लेसेस टू 127 इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। अब देखिए, इंडिया का पोजीशन जो है 127, ये आपके PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हम 8 पोजीशन ऊपर आ गए हैं, यानी कि पिछले साल जो हमारी रैंक थी 135 थी, अब हमारी रैंक 127 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमारा स्कोर है वो 0.643 है। इसका मतलब कि जो ग्लोबल जेंडर गैप है उसको हम लोगों ने 64.3% भर दिया है, समझ में आ गया। जिसका जितना ज़्यादा स्कोर होगा वो उतना अच्छा माना जाएगा। आइसलैंड टॉप पर है, पाकिस्तान 142 पर है, नेपाल 116, श्रीलंका 115, चाइना 107, 103 भूटान, 59 बांग्लादेश काफ़ी अच्छा कर रही है जेंडर गैप पर। ठीक है, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा इससे प्रीलिम्स में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। ठीक, हम लोगों ने इंडिया नेपाल के बारे में पढ़ा और बहुत सारे एडिटोरियल बहुत डिटेल में पढ़े। कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपका एडिटोरियल एनालिसिस से याद हो जाता है मुझे पूरी तरीके से। कुछ बच्चों ने कुछ सुझाव भी दिया कि सर ये भी करिए, कुछ नए पार्ट्स, कुछ इन एस्पेक्ट्स को भी कवर करिए। मैं सबके सुझाव लेता हूँ और जिन्होंने मुझे तारीफ़ किया, जिन्होंने अप्रिशिएट किया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एट द सेम टाइम अपने, अगर आपको ये एडिटोरियल थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, आपको लगता है कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैंने इस एडिटोरियल को निकाला है, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कहें कि वो एडिटोरियल देखें। ठीक है, और एट द सेम टाइम आप जो हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी फैमिली बढ़ती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इट इज़ द ओनली इंसेंटिव आई हैव। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।